Hello everyone, I am Christina Willis. So welcome to my channel once again, and we are going to continue with the chapter that is Britishers from traders to ruler. Okay, so hope you all are doing very well. So as we already started about the British, Dutch and Portuguese we have already done. The next is about ब्रिटिश का भी हम काफी कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट वन पैराग्राफ वी हैव कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वो है किंग जेम्स से स्टार्ट होता है. एंड एनसीईआरटी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम पता नहीं कौन सी बुक से पढ़ा रही है. एनसीईआरटी और इसमें लगभग आपका सेम ही है. कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में बल्कि नहीं दी हुई है, बट यहाँ पर आपकी जो है वो चीजें दे रखी है. ओके, तो प्लीज इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज के लिए. सो नेक्स्ट इज 1960 1615. ओके, सॉरी in 1615, यानी कि इट इज गोइंग टू 17th सेंचुरी ये चल रही है, ठीक है. थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में होके सोचिए इसको कि 17th सेंचुरी चल रही है, 1615 चल रहा है. किंग जेम्स वन, किंग जेम्स वन जो है यहाँ इंडिया आए हैं शायद. किंग जेम्स वन या नहीं आए. ओके, लेट्स सी. द रूलर ऑफ इंग्लैंड, किंग जेम्स वन जो थे उस समय इंग्लैंड के रूलर थे. अभी इस समय जो किंग के जो आपके इंग्लैंड के जो रूलर हैं, इंग्लैंड के जो किंग है वो इस समय कौन है, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन है इस समय इंग्लैंड के. और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो कि नया पुराना नाम सब मैंने आपको बता दिया है, तो उसके किंग जो है क्वीन एलिजाबेथ के बाद, जिनके भी हाल ही में डेथ हुई है, उनके बाद कौन वहां का राजा बना है, किंग बना है, ठीक है. तो किंग जेम्स वन, द रूलर ऑफ इंग्लैंड, सेंट हिज एम्बेसडर सर थॉमस रॉय. किंग जेम्स ने अपना एक एम्बेसडर सर थॉमस रॉय जो है जहांगीर के पास भेजा टू ऑब्टेन फर्दर ट्रेड प्रिविलेज, कि बाकी आगे का ट्रेड जो है हम जहांगीर के पास भेजा उनसे बातचीत वगैरह करने के लिए कि भाई आगे का ट्रेड जो है हम साथ में मिलके जो है करेंगे, ठीक है, एज ब्रिटिशर्स ऑलवेज डू. ओके, कि मिलके उनके साथ मिल जाना और फिर दूसरे राजा को, किंग को हराना, ठीक है, वो इस तरीके का हमेशा करते ही थे. He managed to get permission to establish factories in many part of the Mughal Empire. जहांगीर ने भाई उनको परमिशन दे दी और इसी परमिशन के चलते उन्होंने कई जो थे ऐसे आपके क्या बोलते हैं, कई उन्होंने मुगल अंपायर पर कई उन्होंने ट्रेड के सेंटर बना लिए, ठीक है. पार्ट्स ऑफ द मुगल अंपायर इंक्लूडिंग बरोच, अहमदाबाद एंड आगरा. तो कौन कौन से उनके ट्रेड के सेंटर रहे? आगरा, बरोच एंड अहमदाबाद. ओके, अहमदाबाद, ठीक है. ये तीन उनके जो थे ब्रिटिशर्स के, ये तीन ट्रेड के सेंटर रहे आपके. एंड इन 1639 में क्या हुआ? द ब्रिटिश सेट अप देयर बेस इन मद्रास. अब जो था 1639 में उन्होंने 1639 में मद्रास में भी उन्होंने अपना एक बेस जो है बना दिया, ठीक है. Set up the base in Madras, that is today's आज का जो नाम है इसका आपको मालूम ही है, that is Chennai. Okay, earlier it was to be called as Madras and today now it is Chennai. So they built a fort there. एक fort बनाया, fort किला बनाया and named it, और इसको नाम दिया क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज. तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो आपका चेन्नई में जो किला है वो आज भी वहां पर मौजूद है, ठीक है. तो आज भी वहां पर ये किला है. दैट इज, आई राइट यू हियर द नेम, दैट इज फोर्ट सेंट जॉर्ज. फोर्ट सेंट जॉर्ज, ओके. तो ये एक जो है उन्होंने नाम दिया उस फोर्ट को. ओवर टाइम मद्रास became a big commercial city. तो मद्रास जो थी वो धीरे बहुत बड़ी एक कमर्शियल सिटी, ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बन के जो था मद्रास धीरे धीरे उभर के आने लगा, ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बन के आने लगा. Okay, by the end of the 17th century, the East India Company exercised
full sovereignty over the city. And 17th century के एंड तक, ठीक है, 17th century, ये आपका 17th century चल रहा है, यानी कि 1699 या 90 समझ लो या 89, मतलब एंड तक, 17th century के एंड तक जो है मद्रास के ऊपर ब्रिटिशर्स फुल सोवेरेनिटी के साथ जो है वो राज करने लग गए, ठीक है। सी ओवर है लिखा फुल सोवेरेनिटी ओवर द सिटी, ठीक है, सोवेरेनिटी यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली, सॉरी मद्रास पे जो है पूरी तरीके से जो है कब्जा कर लिया था, फुल सोवेरेनिटी के साथ जो है इस पे कब्जा किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज 1688 आ गया एंड तो था ये, ठीक है। The East India Company, the company acquired island of Bombay and King Charles II of England from King Charles. तो जो कंपनी थी acquired island of Bombay, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बॉम्बे के आइलैंड मिले, किससे मिले? फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड, ठीक है। किंग चार्ल्स सेकेंड जो थे किंग चार्ल्स सेकेंड ने जो है बॉम्बे के आइलैंड्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। क्यों दे दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों दे दिए थे? There is a reason, that is King Charles II had received Bombay as part of his dowry when he married the daughter of the king of Portugal. क्योंकि बॉम्बे के ये जो आइलैंड थे ये किसके कब्जे में थे? पुर्तगाल के कब्जे में, ठीक है, पोर्चुगल, ठीक है, इंग्लिश पोर्चुगल के पास थे ये। बॉम्बे के पूरे 7 आइलैंड है, बॉम्बे जो है वो 7 आइलैंड से बना हुआ है जिसे ब्रिटिशर्स ने ही कंबाइन किया है। तो पुर्तगाल के पास थे ये पूरे आइलैंड और पुर्तगाल ने ये सारे आइलैंड जो थे वो किंग चार्ल्स सेकंड को दे दिए थे, क्योंकि पुर्तगाल ने अपनी बेटी की शादी किंग चार्ल्स सेकंड से करी थी, दैट इन हिज डाउरी, ठीक है, लिखा हुआ है फॉर हिज डाउरी। तो इन्होंने डाउरी के तौर पे जो है, सोचो डाउरी के तौर पे पहले आइलैंड, देश और सिटी डाउरी में दी जाती थी। तो अगर आज के टाइम पे ये डाउरी के टाइम पे बल्कि ये था कि दे आर द क्रिश्चियंस, ठीक है, क्रिश्चियन थे बेसिकली, ये लोग क्रिश्चियन ही थे और यहाँ पर ये डाउरी वॉरी जो है ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें नहीं होती हैं क्रिश्चियंस में। लेकिन ये वर्ड एक्चुअली यहाँ पर ये जो डाउरी जो है जो वर्ड दिया है वो इंडियन लोगों को एक्चुअली समझाने की वजह से यहाँ पर ये डाउरी वर्ड दिया है। बट इन क्रिश्चियन जो क्या कह सकते हो, इन क्रिश्चियन tradition there is nothing kind of a dowry, this is nothing kind of a dowry, ठीक है। और यहाँ पर ये दे दिया है डाउरी, बट डाउरी टाइप की कोई ऐसी चीज नहीं होती है, बट जस्ट टू रिस्पेक्ट द ग्रूम, ठीक है, ग्रूम को रिस्पेक्ट करने के लिए, ग्रूम की फैमिली को रिस्पेक्ट देने के लिए these people are give the gifts to the groom and groom family, ठीक है, दूल्हे और दूल्हे की फैमिली को एज अ गिफ्ट देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए गिफ्ट के तौर पे जो है ये आइलैंड्स वगैरह जो है, ये आइलैंड या सिटी, कई बार बहुत सारी मतलब बहुत जो शादियां होती थी उस जमाने में, नॉट इन द क्रिश्चियन भाई, हिंदूज में बहुत जब होती थी, हिंदू मतलब हिंदू किंग्स और मुस्लिम किंग्स में, इंडिया में, ठीक है। तो बहुत इन मैरिजेस में हिंदू किंग्स, अगर मुस्लिम राजा से किसी से शादी हो गई तो पूरा राज्य दहेज में दे देते थे, सिटी दहेज में दे देते थे, ये दे देते थे, हाथी घोड़े दहेज में दे देते थे, इस टाइप का होता था। तो दहेज जो प्रथा है ना, जो डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, बेसिकली इट्स अ ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, नॉट इन द वर्ल्ड में इस तरीके का ट्रेडिशन नहीं है। वर्ल्ड में मैक्सिमम जो है क्रिश्चियनिटी ही है, एंड क्रिश्चियंस में इस तरीके का, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इस तरीके का ये डाउरी चीजें नहीं है। यहाँ पे लिख दिया है डाउरी,
बट डाउरी इसलिए यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है डाउरी क्योंकि टू अंडरस्टैंड कि इंडियन पीपल्स को ये गिफ्ट की शादी में गिफ्ट दिया, दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, कि लड़के को खुश करने के लिए, लड़की की फैमिली को खुश करने के लिए गिफ्ट दिया, बट एक्चुअली इट इज लाइक दैट, ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जो यहाँ के जो पीपल्स होंगे ना, हिंदुस्तान के जो लोकल पीपल्स हैं, तो लोकल मेंटालिटी है लोगों की, तो आप ये कह सकते हो, तो इंडिया के लोग यही कहेंगे कि हाँ वो तो एक तरीके की वो डाउरी तो हुई, वो एक तरीके का दहेज ही तो हुआ, बट दैट नॉट दहेज। दहेज जो होता है, डाउरी जो होती है, वो मुंह से बोल के मांगी जाती है, जो कि हिंदुस्तान में लड़के वाले हिंदू पीपल्स में, स्पेशली हिंदू पीपल्स में, मुस्लिम्स में लड़के वाले मुंह से बोल के मांगते हैं दहेज, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑल्सो इन क्रिश्चियंस में इस तरीके का नहीं होता। क्रिश्चियंस में आप मुंह बोल ही नहीं सकते, आप मांग ही नहीं सकते। लड़की वाले की वो खुद की अपनी वो है कि he gifted a car, he gifted a jewelry, he gifted anything to the groom and his family, ठीक है। तो it was written, यहाँ पे डाउरी लिखा, but it's not like that। तो पुर्तगाल ने जो है अपनी बेटी की जब शादी करी किंग चार्ल्स सेकंड से, ठीक है, तो उन्होंने ये बॉम्बे के आइलैंड्स जो थे इनको गिफ्ट किए थे, ठीक है, गिफ्ट किए थे। तो ये इन्होंने क्या किया, किंग चार्ल्स सेकंड ने ये गिफ्टेड आइलैंड्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में उन्होंने दे दिए। ओके, सो ही लेटर gave it to the company, ये बाद में कंपनी को दे दिया। बॉम्बे soon replaced सूरत as the center, फिर बॉम्बे की जगह बॉम्बे को रिप्लेस करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत को जो है अपना ट्रेड सेंटर बना लिया। एंड द कंपनीज एक्टिविटीज इन इंडिया, ठीक है, और कंपनीज की जितनी एक्टिविटीज थी अब वो बॉम्बे शिफ्ट होके वो एक्टिविटीज कहाँ होने लगी, सूरत, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज बॉम्बे से शिफ्ट होके वो सूरत होने लगी। नाउ 1651 द कंपनी सेट अप दिस फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। बॉम्बे कंपनी ने जो है अपना फर्स्ट जो है आपका फैक्ट्री सेटअप करी, वो आपकी करी इन्होंने बंगाल में, बैंक ऑफ रिवर हुगली के पास, यानी कि जो आपकी हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में कैलकाटा के पास, हुगली रिवर के किनारे बैंक ऑफ रिवर यानी रिवर का किनारा, वहां पर इन्होंने बंगाल में अपनी एक फर्स्ट फैक्ट्री यानी ट्रेड का सेंटर सेटअप किया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं। What else about the British East India Company and Britishers के बारे में और क्या हमें जानने को मिलता है। Okay. Now, as trade increased, trade increased होने लगा, many merchants and traders came and settled down near the factory. भाई ट्रेड इंक्रीज हुआ तो मैक्सिमम जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो जो ट्रेड सिटी थी, जहां जिस सिटी को मेन ट्रेड सेंटर ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसी सिटी के आसपास वो ज्यादा से ज्यादा वहां सेटल डाउन होने लगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो वहीं सेटल होने लगे। In 1698, end of the 17th century यहाँ पर आ गया है, the British managed to obtain the right to collect taxes from 3 villages. बंगाल के 3 villages से ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना पूरा जो टैक्स जो है वो कलेक्ट करने लगे, ठीक है, उनको राइट मिल गया टैक्स कलेक्ट करने का वहां से। वन ऑफ देम कालीकटा, एक था कालीकटा, इवेंचुअली grew into a city of Calcutta. कालीकटा ही वो विलेज था जो बाद में चलके धीरे धीरे सिटी से वो बना, विलेज से वो बना सिटी, और उसका नाम कालीकटा से कैलकाटा बना, नाउ नोन एज कोलकाता, आज कोलकाता। So British struggle for control over Bengal ultimately paved the way for their conquest of India. Britishers struggle for the control over Bengal. बंगाल पे इन्होंने अपना काफी स्ट्रगल किया, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, बंगाल पे कंट्रोल करने के लिए, ultimately paved the way for their conquest of India. कंट्रोल जब उससे बाहर होने लगा तो उनके दिमाग में ये आया कि हम क्या करते हैं, इंडिया पर कॉन्केस्ट कर लेते हैं, इंडिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बंगाल हाथ में हमारे आने नहीं वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रिटिशर्स के बारे में।
नेक्स्ट लास्ट है हमारा इसी चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर ही है हमारा ब्रिटिश, सॉरी दैट इज फ्रेंच। ठीक है, लास्ट है फ्रेंच। फ्रेंच जो थे वो इंडिया कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं। ओके, नाउ अट्रैक्टेड बाय द प्रॉफिट मेड बाय पोर्चुगीज। पोर्चुगीज जो थे इतना अच्छा ट्रेड से प्रॉफिट बना रहे थे, प्रॉफिट को कमा रहे थे, उससे डच अट्रैक्ट हुए, उससे ब्रिटिश अट्रैक्ट हुए, और उससे लास्ट में फाइनली फ्रेंच यूरोपियन कंट्री भी जो थी वो अट्रैक्ट होने लगी। द फ्रेंच फॉर्म्ड अ ट्रेडिंग कंपनी इन 1664। फ्रेंच ने भी फॉर्म्ड अ ट्रेडिंग कंपनी, उसने भी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी बनाई इन 1664 में। ठीक है, 1664 में फ्रेंच ने भी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई एंड दे सेट अप ट्रेड इन द सेंटर एट ट्रेड सेंटर। इन्होंने भी सेटअप कर लिए, इन्होंने फटाफट अपने। ठीक है, सूरत में, मसूलीपट्टनम, माहे एंड चंद्रनागोर। ठीक है, इन इंडिया ग्रेजुअली इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग राइवल टू द ब्रिटिश। फटाफट सेंटर बन गया, देख ही रहे हो आपकी, फटाफट सेंटर बना लिए, ट्रेड कंपनी बना दी इन्होंने। तो उससे क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स के एक बहुत बड़े राइवल बनते चले गए, यानी कि दुश्मन। कि ब्रिटिशर्स को टक्कर देने के लिए अब फ्रांस आ गया था। ठीक है, फ्रेंच कंपनी आ गई थी। इन 1674 में द फ्रेंच फाउंडेड पौंडीचेरी। फ्रेंच पीपल्स ने ही पौंडीचेरी को फाउंडेड किया, यानी पौंडीचेरी को ढूंढा, उसे डेवलप भी किया, उसे बनाया भी, which became the capital of their possession in the country। और पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच के लिए उनका एक कैपिटल बना, जहां से वो सारी कंट्री को कंट्रोल करने के बारे में सोचने लगे। मतलब पौंडीचेरी जो था कैपिटल था फ्रेंच के लिए, वहां जाके वो लोग सेटल हो गए पौंडीचेरी में। ब्रिटिशर्स तो नॉर्थ इंडिया साइड में थे, मद्रास तक थे, ये लोग पौंडीचेरी में सेटअप हो गए और वहां से पूरी कंट्री को कंट्रोल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका टॉपिक ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर भी आपका काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है। उसके बाद है स्ट्रगल फॉर टेरिटरी, कॉन्फ्लिक्ट इन बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी है। ओहो, चैप्टर बहुत बड़ा है भाई। देन बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ये तो इजी है। द ब्रिटिश एक्सपैंड देयर रूल। चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्रास है, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है। वॉर विद मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, वॉर विद मराठास, एंग्लो मराठा, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर टू सब्सिडरी अलायंस। पॉलिसीज वैसे इजी है इनकी, सब्सिडरी अलायंस ये इसको लर्न करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनेक्सेशन अंडर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, एंग्लो सिख वॉर, एनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ठीक है, तो बीच में क्योंकि कुछ टच छूट गया तो इस वजह से जो है नहीं हो पाया। तो खैर फिलहाल सो टिल हियर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द किस तरीके से पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे वो इंडिया आए, किस रीजन से आए, किस मकसद से आए, और किस चीजों पे उन्होंने कब्जा किया, क्या उनकी रणनीति रही। अभी और भी बहुत सारी रणनीतियां आप पढ़ेंगे। और ब्रिटिशर्स ने इन सबको, फ्रेंच को, पोर्चुगीज को या डच को किस तरीके से इंडिया से बाहर फेंका। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ते जाएंगे अभी। So hope you like this video, you understand, subscribe, share and like my channel. So as we are going to continue with the same chapter, that is the British from traders to rulers. So today the topic is about the trade war. Trade आप लोगों को सबको पता ही है, trade is basically व्यापार and the war is fight. Okay, लड़ाई। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ट्रेड वॉर क्यों हुई, किसके बीच में हुई, कौन कर रहा था, किस लिए हुई। ठीक है, एंड यानी कि जो व्यापार को लेके जो फाइट हो रही है, व्यापार को लेके जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है और किन के बीच में हो रहा है ये झगड़ा। ठीक है, so British East India Company and the other European traders initially came to India to buy Indian goods which had a large market in the Europe. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, डच, पोर्चुगीज, ये सब जो थे, ये सिर्फ इंडियन गुड्स को बाय करने ही, सेल करने, अपने गुड्स या स्पेशली बाय करने ही आए थे, यानी कि इंडियन मार्केट में यहाँ से गुड्स ले जाके वहाँ यूरोपियन मार्केट में बेचने आए थे।
ठीक है, विच हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप, क्योंकि यहाँ के गुड्स यूरोप में काफी ज्यादा यूज हो रहे थे एट दैट टाइम, एज ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दैट केम टू इंडिया वर लुकिंग फॉर द सेम गुड्स। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी इसी सेम गुड्स को चाहती थी, यही एक ही तरीके का गुड्स, यानी एक ही तरीके का जो माल है, गुड्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी यूरोपियन कंट्रीज को एक ही प्रोडक्ट चाहिए होता था। ठीक है, तो अब एक ही प्रोडक्ट चाहिए होता था, तो फिर किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, सो लुकिंग फॉर द सेम गुड्स, नेमली कॉटन था, सिल्क था एंड स्पाइसेस था। ये दो तीन चीजें, दो तीन जो प्रोडक्ट्स थे आपके काफी इंपॉर्टेंट थे। सो देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन अमंग देम फॉर कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अब इन सब के बीच में जो है बड़ा टफ कंपटीशन हो गया कि मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा, किसके पास मार्केट का सबसे ज्यादा जो है कंट्रोल ओवर रहेगा। This led to a violent battle in the secure market which have came to be known as the trade war। तो ये जो था, ये धीरे धीरे ये जो लड़ाई था ना, ये स्टिफ कंपटीशन जो था, ये इस कंपटीशन धीरे धीरे इसमें चेंज हो गया, फाइट में चेंज हो गया। ठीक है, वायलेंट बैटल्स में चेंज हो गया कि भाई कौन जो है वो मार्केट में बना रह सकता है, किसकी मार्केट पे सबसे ज्यादा पकड़ हो सकती है, और यही कहलाया ट्रेड war। Throughout the 17th and the 18th century, European traders fought bitter wars for control of trade। 17 और 18 सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स ने आपस में बहुत ही भयंकर लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा वॉर, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हुआ। ठीक है, और इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कि मतलब बहुत ही बिटर फोर्ट हो गया, कड़वाहट से भरा हुआ लड़ाई झगड़ा। ठीक है, द सैंक राइवल शिप्स, तो ये लोग क्या करते थे, जो दूसरे जो यूरोपियन कंट्री थी उनके जो शिप आते थे उनको डुबा देते थे। ठीक है, जो राइवल थे उनके राइवल, उनके एनिमीज जो थे, एनिमीज का अगर शिप आ रहा है तो उसको सैंक कर देते थे, डुबा देते थे, गिरा देते थे। प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लोडिंग गुड्स और ऑब्स्ट्रक्टेड ट्रेडिंग रूट, जिससे कि वो उनका रास्ता जो है रोक ना पाए और उनके वो जो गुड्स है वो गिरा देंगे तो उनका नुकसान होगा, दोबारा आएंगे। ठीक है, The trader even used arms to protect their trading। even फिर धीरे धीरे क्या किया इन लोगों ने, arms and ammunitions, गोली बारूद, बंदूक, ये सारी चीजें भी ये लोग ट्रेडिंग पोस्ट पे, जहाँ पे सेंटर होता था सूरत, बॉम्बे, सोनीपट्टनम, ये सारे, वहाँ पर ये लोग आर्म्स भी यूज करने लगे। एंड बिल्ड फोर्टिफिकेशन वॉल्स अराउंड देम, और ट्रेड सेंटर के आसपास इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये जो है आपका सूरत है, ये ट्रेडिंग सेंटर है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसके चारों तरफ इन्होंने इसको फोर्टिफाई कर दिया। फोर्टिफाई का मतलब होता है फोर्टिफाइंग करना, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वॉल्स बना दी। ठीक है, इसके चारों तरफ वॉल्स बना दी, जिससे कि कोई दूसरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है सूरत के अंदर ना आए ट्रेड करने के लिए। ओके, सो टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 16th century, Portuguese attention towards their Indian interests became divided as the Spanish। Towards the close of the 16th century, 16th century के आसपास ही पोर्चुगीज का जो अटेंशन था वो इंडिया की तरफ जो था, इंटरेस्ट बिकेम डिवाइडेड एज द स्पेनिश, तो स्पेनिश की तरफ भी उसका इंटरेस्ट था। ठीक है, वेंट अबाउट कॉन्करिंग देयर होमलैंड, स्पेनिश का जो होमलैंड था, स्पेन का जो स्पेनिश लोगों का जो होमलैंड था वो पोर्चुगीज ने अपने कब्जे में कर लिया। इन 1588 द इंग्लिश डिफीटेड द स्पेनिश, लेकिन यहाँ क्या किया, इंग्लिश ने जो है ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ स्पेनिश को जो है डिफीट कर दिया। दिस अनेबल्ड द इंग्लिश टू हैव अ अपर हैंड इन इंडिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश ने जो है इंग्लिश पीपल्स को यानी ब्रिटिशर्स को, और मतलब ना वो हो गया, जिसे कहते हैं ना, अरे यार हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत ब्रिटिशर्स जो थे ना तो बहुत चौड़े में हो गए। ठीक है ना, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ जो थे हमेशा ऊपर है, अपर हैंड इन टेरिटरीज। ठीक है, in India, upper hand in India, leaving the Portuguese in control over a small territory। और पोर्चुगीज को क्या किया इन्होंने, समेट दिया, पोर्चुगीज को इंडियन मार्केट से भी हटा दिया ब्रिटिशर्स ने, और कहाँ पे कर दिया इनको, कहाँ पे समेट दिया, मतलब कहाँ पे शिफ्ट कर दिया इनको, गोवा में। तो पोर्चुगीज इसीलिए गोवा में कई सालों तक पोर्चुगीज रहे हैं, कई सालों तक। ठीक है, और दमन एंड दीव में। ठीक है, टेरिटरीज कंप्राइजिंग गोवा एंड दमन एंड दीव। अभी रिसेंटली में तो नहीं, वैसे तो काफी साल हो गए, काफी साल पहले अभी न्यूज में आया था कि जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो पोर्चुगल गवर्नमेंट से जो है बातचीत करी है, और बातचीत में ये सुनने में आया है कि उन्होंने ये बोला है पोर्चुगल गवर्नमेंट से
कि जो है आप मतलब जितना सोना, क्योंकि पोर्चुगल जब यहाँ से गए, देश आज़ाद हुआ, गोवा उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने बहुत लाखों 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 नहीं करोड़ों टाइप करोड़ों रुपए का जो है वो सोना इंडिया से लूट कर लेकर आए, ठीक है, पोर्चुगल से। तो उन्होंने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बात करी थी, आई थिंक सो मोदी की गवर्नमेंट के टाइम की ही ये बात है, जब स्टार्टिंग में नई नई मोदी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, उस टाइम की ये बात है। तो उन्होंने बातचीत करी पोर्चुगल गवर्नमेंट से कि आपके पास जो भी इंडियन जो हमारा सोना है तो वो आप हमें वापस कर दीजिए, ठीक है। तो ये बातचीत हुई, सुनने में आया है कि उन्होंने ये कहा है, अभी तक तो इसका कुछ वो नहीं निकला है कि वापस किया जाने की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये तो अभी तक न्यूज में नहीं आया है, बट इतना न्यूज में जरूर सुना है मैंने, और कई लोगों ने भी सुना है कि जो है उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो भी सोना होगा, जो भी है हमारे पास, हम उसको आपको रिटर्न करने की प्रिपरेशन हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको हम आपको रिटर्न कर सकें, ठीक है। तो मोदी ने बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करी है और बहुत अच्छे से उनको कन्विंस किया, जिसकी वजह से वो लोग जो है एग्री हो गए। अभी रिसेंटली जब से सुनक जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो सुनक से भी बातचीत हुई है मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो आप जो थे हमारा कोहिनूर हीरा जो लेकर गए थे अपने कंट्री में, जो आपने रखा हुआ है, तो आप क्या उसे हमें वापस करेंगे। तो ऐसा सुनने में ये भी आया, न्यूज में आया था कि वहाँ यहाँ पर भी मोदी जी और उनकी जो है यूके की जो गवर्नमेंट है, सुनक है या किंग चार्ल्स है, उनसे बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है जो कोहिनूर डायमंड है उसको जो है हम आपको रिटर्न करने की जो है कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा गर्व की बात है। इट्स टू बी द प्राउड फॉर द इंडियंस कि इतना सब कुछ हो रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। सो इसलिए पोर्चुगीज को जो उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को सटका दिया, यानी कि मार्केट से हटाकर उनको गोवा और दमन एंड दीव वाली प्लेस में उनको समेट कर रख दिया कि आप बस वहीं रहो, ठीक है। डच पावर इन इंडिया डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, डच की पावर भी 18th सेंचुरी में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी इन फेस ऑफ द ब्रिटिश एग्रेशन। ब्रिटिशर्स का जो एग्रेसिव वाला फेस देखकर डच जो थे वो ब्रिटिशर्स से डर गए और उन्होंने भी अपना हाथ जो था इंडियन मार्केट से छोड़ दिया, वहां से इंडिया मार्केट से नहीं, इंडिया से भी धीरे धीरे खिसकने लग गए वहां से। Thus the French, अब बच गए सिर्फ फ्रेंच, and the British became the dominant European trading group in India। अब सिर्फ फ्रेंच बच गए थे, पोर्चुगीज को हटा दिया, डच अपने आप ही चले गए, ठीक है, और अब रह गए आपके फ्रांस, ठीक है। तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जो थे दोनों का आपस में काफी स्टिफ कंपटीशन बन गया इंडियन मार्केट में, इंडिया, ठीक है। दोनों आपस के एक दूसरे के बहुत ही कट्टर ट्रेड के दुश्मन बन चुके। The French perhaps offered the strongest resistance to the British in conquering Indian trade। अच्छा, फ्रेंच ने कुछ ब्रिटिशर्स को कुछ गवर्नमेंटल कुछ ऑफर करी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके लिए क्या किया देखते हैं। They fought 3 fierce battle with the British between 1746-63, dominance of the Carnatic region, ठीक है। There was shock नीचे गिर गई है कहीं और लुढ़क के कहीं और चली गई है भाई, खैर चौक तो चली गई अभी, ओके। सो फ्रांस ने यहाँ जो है ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ही तगड़ी 3 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली थी आपकी 1746 में, ठीक है, दूसरी थी 1763 में फॉर द डोमिनेंस ओवर कार्नाटिक रीजन इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो कार्नाटिक रीजन था आपका कर्नाटक रीजन, जो कि आज का जो है तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु जो है वो था, वहां पर ये सारी वॉर हुई विच इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद, कर्नाटक एंड मैसूर। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच जॉइंट फोर्सेस विद राइवल पावर इन द रीजन एंड द फोर्थ वॉर फॉर कंट्रोल ओवर द रीजन। तो दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत ही भयंकर फाइट करी। ये वही टाइम था जब फ्रांस लड़ रहा था यहाँ इंडिया में लड़ रहा था ब्रिटिशर से, और यहाँ वही टाइम था जब फ्रांस में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। इधर आपका ये लुइस 14 और 15 और 9th में आप पढ़ोगे, अभी मैंने पढ़ाया है 9th में, ठीक है। तो 14, 15, 16 जो किंग थे यही उन्हीं के ही था, ये लुइस 14 का जो था, जब 16 आए तो लुइस 14 के टाइम पर ही पूरा
जो ट्रेजरी थी, फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि फ्रांस जो था वो डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में लुईस 14 जो है फाइट कर रहा था, ठीक है। तो फ्रेंच यहाँ पर इंडिया में वो जो फाइट कर रहा था, 3 फाइट्स तो यहीं ब्रिटिशर से ही लड़ी उन्होंने, ठीक है। फिर फ्रांस जो था अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की तरफ से दूसरी कंट्रीज से वहां लड़ रहा था। तो इसी लड़ाई में फ्रांस की जो है पूरी ट्रेजरी खाली हो गई और वहां फ्रांस में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यहाँ फ्रांस जो था ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, ठीक है। इट इज द सेम पीरियड, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ आपका 1789 में, और यहाँ जो लड़ाई हो रही है 1750, 46 और 63 में ये ब्रिटिशर से लड़ाई हो रही है। 46 और 63 में लुईस 14 जो थे वहां के फ्रांस के जो थे वो किंग थे, तो उन्हीं के टाइम पे लुईस 14 और 15 के टाइम पे वो लड़ाई चलते चलते फ्रांस की पूरी ट्रेजेडी भी जो थी पूरी खाली हो चुकी थी। तो फ्रेंच और इन लोगों ने काफी जॉइंट फोर्सेस, काफी अच्छी खासी लड़ाई लड़ी। एट फोर्ट वॉर कंट्रोल ओवर द रीजन, उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए अच्छी खासी इन्होंने लड़ाई लड़ी। दीज वॉर केम टू बी नोन एज कार्नाटिक वॉर, क्योंकि ये तमिलनाडु में हुई। कार्नाटिक इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन तमिलनाडु। कर्नाटिक जो है प्लेस है तमिलनाडु में, ठीक है, और कर्नाटिक में वॉर हुई तो इसको कर्नाटिक वॉर कहा गया। कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ द फ्रेंच। तो फाइनली फ्रेंच जो थे वो यहाँ ब्रिटिशर से हार गए, वहां कर्नाटिक वॉर खत्म हुई। जब खत्म हुई कर्नाटिक वॉर तो फ्रेंच हार चुके थे। ब्रिटिश नाउ इमर्ज एज अ डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया। अब जो था ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में, ब्रिटिशर्स इमर्ज्ड एज dominant power over trade of the European company, ठीक है। इंडिया में ट्रेड के ऊपर पूरा कब्जा किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स अब इमर्ज हो गया है, एक ताकतवर पावर इमर्ज हो गया, एक ताकतवर पावर जो थी वो बन के आई किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर, ठीक है। डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया, यूरोपियन पावर, ट्रेड यूरोपियन पावर। यूरोपियन पावर वाई टू बी कॉल्ड यूरोपियन पावर, यानी कि पूरे यूरोप में ब्रिटिशर्स के अलावा इंडिया पर कोई भी कब्जा नहीं जमा पाया। दैट इज व्हाई टू बी कॉल्ड एज यूरोपियन पावर, ठीक है। Listen the word. British now emerged as the dominant European power in India, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो अब जो है इमर्ज होके आए, बहुत ही डोमिनेट यानी किसी को भी दबा सके, यूरोपियन पावर यानी यूरोप की सबसे बड़ी ताकत जो कि इंडिया में कब्जा कर चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर टेरिटरी। फिर ब्रिटिशर्स ने जो है टेरिटरी को कब्जा करने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया, ये है इसमें, ठीक है। तो इनिशियली छोटा पैराग्राफ है तो ये मैं आपको करा देती हूँ। इनिशियली द ब्रिटिश वांटेड कंसेशन एंड द प्रिविलेज फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। स्टार्टिंग में इंडियन रूलर्स है ना, ये कंसेशन चाहते थे, ठीक है, प्रिविलेजेस चाहते थे कि इंडियन रूलर्स हमें कुछ प्रिविलेज दे। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरी वाज नॉट देयर एम, मतलब डायरेक्टली जो है किसी भी सिटी पे, किसी भी स्टेट पे डायरेक्ट जाके कब्जा कर लेना, उसको अपने कब्जे में कर लेना, मतलब डायरेक्ट जाके अटैक कर देना, उसको अपने कब्जे में कर लेना, ये ब्रिटिशर्स का एम नहीं था, ठीक है। दे वांटेड टू एक्सपैंड ट्रेड एंड लीव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी टू द फ्रेंडली और द पपेट रूलर्स। वो बस ये चाहते थे कि हमारा ट्रेड जो था वो आपस में होता है, इंडिया के साथ हमारा ट्रेड होता है, और ट्रेड होने के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो वहीं के ही रूलर्स पपेट के तौर पे करते हैं। पपेट के तौर पर मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं दिखाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, तो हम उसमें जो है बीच में घुस के सलाह मशवरा सजेशंस हम देंगे और कहेंगे उनसे कि ये चीज आप करिए, ये कहेंगे, और एक साइड हम अपना ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो रूलर्स को वो पपेट बनाकर उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से चलाना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे वही, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम उनसे कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए, ठीक है। So, but soon they realized the need for occupying territory to establish their dominance.
लेकिन बहुत जल्द ही ब्रिटिशर्स को ये भी एहसास होने लग गया कि हम जो है जल्दी से जल्दी इन इंडिया के जो टेरिटरीज हैं उनको जो है हम ऑक्युपाई कर लें, इन पे पूरी तरीके से कब्जा कर लें, ऑक्युपाइंग द टेरिटरी टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। अगर हमें अपनी ताकत यहाँ पर दिखानी है तो हम जल्द से जल्द जो है इंडियन टेरिटरीज को जल्द से जल्द ऑक्युपाई कर लें। ठीक है, तो अगर हमें अपनी ताकत दिखानी है उनको सून बहुत जल्दी ये चीज रियलाइज। ओके, आई थिंक सो दिस इज टू बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इसके बाद है आपका कॉन्फ्लिक्ट इन बंगाल, द बैटल ऑफ प्लासी करेंगे हम 1757, सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 2 या 3 टॉपिक ही करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। So I hope you understand this topic in this video. So we will continue in the next video. Today till here. So if you don't subscribe my channel, so please subscribe and share this channel, and hope you understand the chapter. So thank you everyone. Please share and subscribe.